Hi learners, how you guys doing? Great. We have already completed first two chapters, that is nature of management and principles of management. And already आपको इन चैप्टर 1 की केस स्टडीज आ चुकी होगी. पहले आप लोग चैप्टर 3 का मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं, फिर साइमल्टेनियसली चैप्टर 2 और साइमल्टेनियसली चैप्टर 3 की केस स्टडीज आपको आ जाएगी. तो बिना टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं चैप्टर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? इसमें वर्ड याद रख लो. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड सर क्या क्या? सर IIF, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सर समझते हैं. सर इंडिविजुअल जैसे कि सर मेरे बिजनेस में कुछ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स. वो चाहे तो रिटर्न एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सर कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरे सप्लायर्स, सर कुछ कस्टमर्स, इन सब आउटसाइड है और इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सर इंस्टीट्यूशंस का मतलब जैसे कि बैंक, मैंने एक बैंक से लोन लिया है, लोन बैंक बोलती है कि गिरीश सर अब आपको अपना इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा देंगे, इससे भी मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा. और फोर्सेस, फोर्सेस में पूरा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल. सर देश की हालत सुधर रही है, सर देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, देश में नया जीएसटी रूल आ रहा है, 2000 की नोट बंद हो रही है, सर कुछ नया इनोवेशंस आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे हो जाते हैं फोर्सेस. तीन क्या बोले? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस. ये वो है विच आर आउटसाइड. तीन चीज याद रखना, IIF विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है और इनसे इंपैक्ट होता है हमारा परफॉर्मेंस. क्या गाइस? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जिससे विच इंपैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. तो तीन है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और फोर्सेस. पूरी दुनिया में अगर ये मेरा पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट अगर बिजनेस है, जो जो फैक्टर्स अब इसको इंपैक्ट करते हैं पूरी दुनिया, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पड़ोस वाले, ये वाले, वो वाले, वो सब बन जाते हैं मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट. गाइस दुनिया में बड़े से बड़े बिजनेस फेल हो गए जिसने खुद को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बदला. आज नोकिया एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा सेलर होने के बावजूद भी मार्केट में नहीं टिक पाया. आज की डेट में वो ही कंपनी टिकती है जो खुद को चेंज कर पाती है. आज एक है ना, होको करके एक नया आइसक्रीम ब्रांड आया, वो क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज उसने आसपास अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझा, उनके प्रेफरेंस को समझा, उनके प्राइस पॉइंट को समझा और फिर उसके हिसाब से उसने प्रोडक्ट को निकाला. तो जो बिजनेस अपने कस्टमर्स का ध्यान देती है, जो कस्टमर्स पे कंसिडर करती है, उसके हिसाब से चेंज करती है, कॉम्पिटिटर्स का करती है, वही सक्सेस होता है. तो ये चैप्टर उसी के बारे में. तो बहुत छोटा चैप्टर है. सबसे पहला है फर्स्ट फीचर, दैट्स एक्सटर्नल. मैंने अभी आपको बताया ये बिजनेस है आउटसाइड. आउटसाइड मतलब जैसे एनवायरनमेंट में दोनों आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. ये चैप्टर सिर्फ डील करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से. इन सारे फैक्टर्स को अगर हम साथ में ले आए, कीवर्ड याद रखना, एग्रीगेटिव. क्या बोला गिरीश सर ने? एग्रीगेटिव. एग्रीगेटिव मतलब ये जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी फोर्सेस है, इन सब को हमें इकट्ठा करना है, हमें इन्हें ऐड करना है. दे आर एग्रीगेटिव इन नेचर. सबको साथ में ले आओ. नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल. गाइस कुछ मेरे बिजनेस के डायरेक्टर्स है. सर मेरे कस्टमर, ये मेरा इन्वेस्टर है. मेरा इन्वेस्टर मुझे आके बोलता है कि गिरीश सर अब मुझे आपके बिजनेस में 20% नहीं 25% रिटर्न चाहिए. ये डायरेक्टली मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा. उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक. सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और एक और होते हैं इंटरमीडियरी. चार याद रखना, सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी मतलब मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले. मेरे होलसेलर बोलते हैं हम आपका सामान नहीं बेचेंगे, या होलसेलर बोलते हैं मुझे अब ज्यादा मार्जिन चाहिए. कुछ होते हैं इसमें जनरल फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली. डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली. से अब गवर्नमेंट ने जीएसटी लेकर आए
तो जीएसटी खाली आपके बिजनेस में, मेरे बिजनेस में नहीं आए, वो इन जनरल सभी पे अप्लाई होगा। जो फोर्सेस, जो फैक्टर्स सभी पे अप्लाई एक साथ होते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल फैक्टर्स। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। इसको हम ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, ये इनडायरेक्टली। थर्ड पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केस स्टडी है, इंटर रिलेटेडनेस। गिरीश सर को फिट होना है, इसलिए गिरीश सर जिम जा रहे हैं। गिरीश सर को फिट होना है, इसलिए गिरीश सर हेल्दी खा रहे हैं। किसी एक फैक्टर के वजह से जो दूसरे फैक्टर्स पे असर आता है। ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया लिंक्ड है, कुछ एक चेंज होता है तो दूसरा आता ही। जैसे एक रियल एग्जांपल दूं कि इंडियन इकोनॉमी इज मच डिपेंडेंट ऑन यूएस इकोनॉमी। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिरा? बिकॉज यूएस ने इंडियन गुड्स पे, केस स्टडी आ सकती है। इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिरा? बिकॉज यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ 50-100% से इंक्रीज किया। तो किसी एक फैक्टर के वजह से, यूएस के टैरिफ के वजह से जो इंडिया के स्टॉक मार्केट पर असर आया, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द कंपोनेंट्स, बिजनेस के हर कंपोनेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड। किसी एक फैक्ट, हमेशा दो फैक्टर का वो होगा इंपैक्ट, दूसरे पे, एक फैक्टर का दूसरे पे। अनसर्टेनिटी, मैं यहां जाता हूं। अनसर्टेनिटी का मतलब सिंपल है भैया, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं कोविड 1 आया, 2 आया, 3 भी आया, कोई बोल सकता है कि आगे पता नहीं, और हमें नहीं पता फैशन में आगे क्या चलेगा। बिकॉज इट इज, कीवर्ड याद रखना, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। क्यों? फास्ट एंड फ्यूरियस, चेंजेस आर टू फास्ट, FF फास्ट एंड फ्रीक्वेंट। जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं, ये बदलाव, ये सारे चेंजेस फास्ट भी है और फ्रीक्वेंट भी है। अनसर्टेनिटी का मतलब इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बिकॉज जो भी हमारे चेंजेस है, चेंजेस आर फास्ट एज वेल एज फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही जल्द, बहुत ही फट चेंज होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सर पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कुछ चीजें, 3 फैक्टर्स इस पे मैं मेन मानता हूं। मार्केट में एक तो सबसे पहले होते हैं हमारे प्यारे कंज्यूमर्स। ये जो भी हमारे कंज्यूमर्स है ना, इनकी प्रेफरेंस, इनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, तो हमें भी बदलना है। ये चाहिए, नया फैशन चाहिए। सब मार्केट में टेक्नोलॉजी, जैसे फोन इंडस्ट्री में हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, हमें भी करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड कीवर्ड याद रखना, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। सर जब ये मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं ना, उससे मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। 3 चीजें याद रखना, एग्जांपल है बट इसमें कोई स्टडी बन सकती है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, दूसरा कस्टमर प्रेफरेंस चेंज, एंड तीसरा एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। ऐसा कुछ भी आए तो वी नीड टू बी डायनामिक, हमें चेंज करना पड़ता है। गिरीश सर अभी आपने बताया कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी पहली लाइन यही कहती है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटर रिलेटेड एज वेल एज डायनामिक। सर नहीं समझ सकता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लाइक, जिससे भी आप प्यार करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कांट अंडरस्टैंड देम। आप कितना भी कर लो, हम उन्हें समझ नहीं सकते। दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। हम उसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझ सकते, सॉरी, हम उसे ओवरऑल नहीं समझ सकते। वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन टोटलिटी। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि यार एक बिजनेस है, सपोज मैं आपको बताऊं कि ईवी बिजनेस का क्या होगा। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो ईवी की डिमांड शायद इंक्रीज। सर लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट ईवी पे कम कर दिए, फिर से तो टैक्स रेट बढ़ा दिए, तो ईवी की डिमांड डिक्रीज। फिर इसके बाद एक हम देख ले कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ईवी पुरानी हो गई, तो ईवी की डिमांड डिक्रीज। और सोशल फैक्टर्स, पोल्यूशन से बचने के लिए लोग कुछ मेजर ढूंढ रहे हैं, तो ईवी की डिमांड बढ़ गई।
देखो सर, इंडिविजुअल फैक्टर्स को समझना कितना इजी था, पर यही जब हम बात करें ओवरऑल फैक्टर्स की तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत सही है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट इन टोटलिटी। हम इसे टुकड़ों टुकड़ों में तो समझ सकते हैं, पर हमारे लिए पूरा समझना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हर देश टू देश, माहौल टू माहौल अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में हमारे ज़्यादा गुड्स बिक जाते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशनल कपड़े, वही फॉरेन देशों में वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। हर देश का, हर जगह का माहौल अलग अलग होता है। क्या गाइस, हर देश, हर जगह का माहौल क्या होता है? इट इज अलग अलग। रिलेटिविटी, हर जगह का माहौल एकदम ही अलग अलग होता है। सॉरी, कुछ अर्जेंट फोन आ गया था तो देखना पड़ गया। अंडरस्टैंड रिलेटिविटी हो गया। ये सारे फीचर्स है। फिर से एक्सटर्नल में एग्रीगेटिव नेचर, सारे फैक्टर्स को साथ में जोड़ दो। कुछ फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फोर्सेस। जो इनडायरेक्टली करे उसको बोलते हैं जनरल फोर्सेस। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे इंपैक्ट करता है। इंटररिलेटेडनेस, uncertainty, difficult to predict the future because changes are too fast as well as frequent. Business environment keeps on changing तीन वजह से: technology change, consumer preference, and entries of new competitors. Complexity, they are interrelated, dynamic. It is easy to understand parts, difficult in totality. It compare देश टू देश, कंट्री टू कंट्री, हर देश का माहौल अलग होता है, तो हर देश का एनवायरमेंट भी अलग होता है। यूएस में शायद तक वेस्टर्न कपड़े ज्यादा चलेंगे, इंडिया में ट्रेडिशनल। यूएस में लेफ्ट साइड ड्राइविंग चलती है, इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग चलती है। हो गया, चलो ये हो गया। फिर उसमें कोई था। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, enables the firm to identify opportunity. What are opportunity? ऐसे पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड जिससे मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। एग्जाम्पल वही घिसा पिटा लेकिन बेस्ट है। मारुति ने सुजुकी के साथ टाइप क्यों किया? क्योंकि मारुति को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि इंडिया में बहुत सारे मिडिल, मैक्सिमम फैमिलीज आर मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, तो हम लोगों की अगर पहली कार होनी चाहिए तो सस्ती होनी चाहिए। तो उसने, मारुति ने सुजुकी के साथ टाइप करके मिडिल क्लास के लिए कार बनाना शुरू किया। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ऐसी कोई चीज है जिससे हम हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। अगर हम, तो वी नीड टू बी द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी समझा, एनी एक्सटर्नल ट्रेंड जिससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। वी नीड टू बी द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई व्हाट द अपॉर्चुनिटी। इन अपॉर्चुनिटीज को हमें आइडेंटिफाई करना है एंड वी नीड टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। हम जितना भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते वक्त जो भी रुकावटें हमारे में आती हैं, जैसे कि आज सीसीडी इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी स्टोर था। जब स्टारबक्स या बाहर के बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में आ रहे थे, उसने रियलाइज नहीं किया। ही शुड हैव रियलाइज्ड। अगर आप खुद को रियलाइज कर लेते तो चेंज कर लेते। जैसे एक और कंपनी थी बजाज। बजाज पहले सिर्फ स्कूटर बनाता था, उसको दिखा एलपीजी के बाद ये जो बाहर की ब्रांड्स है वो इंडियन मार्केट में आके अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही आसानी से बेच रही, तो दे नीड टू चेंज। दैट वाज ए अर्ली वार्निंग सिग्नल। एक्सटर्नल ट्रेंड्स व्हिच कैन हिंडर, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में हो जाना जिससे क्या इंपैक्ट होगा? हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस। सो एज अ बिजनेस हमें इन खतरों को देखना है, और जब हम इन खतरों को देख लेते हैं, इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। इससे हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी हिंडर्स द परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में इनपुट्स लगते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, वाटर, लेबर। अब देखो, सोसाइटी हमें रिसोर्सेज देती है, फाइनेंसर हमें पैसा देता है, गवर्नमेंट हमें परमिशन दे रही है, सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल दे रहा है। इन सबको क्या चाहिए? सोसाइटी को चाहिए अच्छे गुड्स, फाइनेंसर को चाहिए अच्छा रिटर्न,
गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, और जो भी मेरे सप्लायर है, सारे सप्लायर्स को चाहिए टाइमली पेमेंट। क्या चाहिए सप्लायर्स को? टाइमली पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अडॉप्ट। हमें ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना है जो आसपास के माहौल, आसपास के सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर सके, खुद को चेंज कर सके। वी ब्रिंग, जो अगर आप खुद को बदल पाओगे तो डायनामिक भी होगा, नए कस्टमर्स आएंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड और एनालाइज करोगे तो हमें हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और दूसरा एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन भी कर पाएंगे। और जो बिजनेस कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम चीजों को चेंज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वो क्या कर पाएगा? चेंजेस भी ला पाएगा। और जो लोग बिजनेस के अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स को देख रहे हैं, खुद को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, खुद को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को भी इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आज मुझे अपने बिजनेस को इंप्रूव करना है तो साथ ही साथ में ये सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूसली इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अभी तक क्या? अपॉर्चुनिटीज, अर्ली वार्निंग्स, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, एडजस्ट रैपिड चेंजेस वगैरह। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाय गाइस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को डायरेक्टली नहीं, दे अफेक्ट सारे के सारे इनडायरेक्टली, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला है, जैसे फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो इकोनॉमिक रिलेटेड, जैसे कि अगर मार्केट में टैक्स रेट बढ़ गया, मैं खर्चा कम करूंगा ना यार। दूसरा, वैल्यू ऑफ रुपीज, जैसे कि अब इसमें सिंपल सा, रिसेंट जब वीडियो शूट हो रहा होगा तब एक डॉलर लगभग 90 रुपीज के आसपास हो गया था। तो अगर डॉलर इज 90, तो बाहर के लोगों के लिए हमारे गुड्स सस्ते हो गए भाई, तो हम यहां से बाहर ज्यादा भेजेंगे, हमारा एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट, बैंक जो इस रेट पे पैसा दे रही है इन जनरल, अभी मार्केट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ, तो जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ तो लोगों को लोन इजीली मिलने लगेगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट, देखो आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी रीजन फैक्टर है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजें महंगी होते जा रहे हैं। जब चीजें महंगे होंगे तो रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ये सब भी इंक्रीज होगा। तो सर इसी के रिलेटेड हमारे कंपोनेंट्स में और भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो है कि इकोनॉमी की प्राइवेट अभी कंडीशन क्या है, प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना है, पब्लिक सेक्टर का रोल कितना है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड। सर सबसे इंपॉर्टेंट, जीएनपी छोड़ो सर, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, कुछ भी आए सब इधर ही आएगा। नेक्स्ट सर, रेट ऑफ सेविंग्स एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी इकोनॉमी में लोग सेव कितना करते हैं, हमारी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट कितना करते हैं। नेक्स्ट है सर, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट होता है, कितना एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट नथिंग बट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कि हमारा अगर बीओपी बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसा है। मनी सप्लाई का मतलब है पॉइंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उधारी कितनी है और गवर्नमेंट का खर्चा प्लान कितना है, ये सारी चीजें आ जाती है हमारे लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सर सोशल एनवायरनमेंट क्या है, नथिंग बट द टेस्ट, द फैशन, द ट्रेंड, द एटीट्यूड एंड द लॉजिक्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हिस्ट्री। ट्रेडिशंस जो सालों से चलते आ रहे हैं, कस्टम्स एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग, इसी तरीके से हम करते हैं, हमारे यहाँ शादी होती है, ट्रेडिशंस, वैल्यू जिसको सोसाइटी बहुत ज्यादा अहम देता है, जैसे मेरी वैल्यूज कहती है कि हमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट ही क्यों, वुमेन एम्पावरमेंट भी करनी चाहिए। तो एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, क्या सोशल है, जैसे इंडिया में वी कांट सेल, हमारे जैसे मैं सूरत की बात करूं, इट्स मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स आर वेज रेस्टोरेंट्स,
बिकॉज यहाँ का ट्रेडिशन मोस्ट ऑफ वेज है बहुत सारे। हर देश का अलग सोशल एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया, ही हैज टू ब्रिंग अ वेज मेन्यू। यहाँ पे कैडबरी जब बिजनेस कर रही है तो दिवाली ईद को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, रादर क्रिसमस भी है। बट क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ये फेस्टिवल्स मनाती है। यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड, आज क्यों हेल्दी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड, एक सोशल ट्रेंड आ गया है कि फिट रहोगे तो मस्त रहोगे। लोगों के अंदर वो इच्छा आ गई कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। भाई हमें थोड़ा लंबा रहना है, हमें अच्छे से रहना है। इंक्रीज नंबर्स ऑफ वर्किंग वुमेन्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे सोशल में आ जाता है एटीट्यूड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, एक्सपेक्टेशन, वर्कफोर्स से क्या उम्मीदें करते हो। नेक्स्ट है कंजम्पशन हैबिट। जैसे इंडिया में एकदम एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, पर अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है बिकॉज देयर इज एन कल्चर नाउ। पहले शादियों में नहीं होता था, बहुत ओपन ही होने लगा है, हर इवेंट्स में वो आता है। पहले परिवार में 50 लोग होते थे, साथ में रहता था, अब वही परिवार 5 जन का हो गया है, दैट इज कंपोजिशन। ये सारी चीजें आ जाएगी सोशल। नेक्स्ट है अब हमारा टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल सबसे सिंपल 3 आई। फर्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंशन, सेकेंड आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन एंड थर्ड आई स्टैंड्स फॉर इंप्रूवमेंट। इंटरनेट, चौथा ही ले लो इंटरनेट। कुछ भी नया सर, इंटरनेट नहीं, सिर्फ मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं बेटर क्वालिटी बना रहा हूं, इंप्रूव बना रहा हूं, एग्जिस्टिंग से ये कर दे रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, नए मार्केट में जा रहा हूं, कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीन, न्यू इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, ये सारी चीजें आ जाए, कहां पे आएगा? टेक्नोलॉजिकल। अब जो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में कभी आज तक लोगों को दिक्कत नहीं है। ये जो 2 डायमेंशन है वहां दिक्कत करते हैं पॉलिटिकल। Our government announces, जब गवर्नमेंट वर्ड आए ना, पॉलिटिकल, क्या एटीट्यूड है? आज की डेट में हमारी सरकार का एटीट्यूड है कि हमें सोलर सेक्टर, ईवी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। क्या क्या हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? क्योंकि एक ही नेशनल पार्टी जो मैक्सिमम स्टेट्स में अभी उनका वो है, क्या वो उनकी सरकार चल रही है। सिर्फ आज देखे तो हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे देश के रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसे है, पॉलिटिकल कंडीशन, द रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। ठीक है, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें एक और आता है आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी क्या है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर सेलेक्ट हो रहे, एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है और जो लीडर है उसकी आइडियोलॉजी है। जैसे क्लियरली दिखता है, अब कश्मीर पे मतलब पाकिस्तान कुछ भी करे तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम कुछ भी करो हमारा एक्शन मिलेगा। ये आइडियोलॉजी है, क्लियर आइडियोलॉजी है कि डिफेंस हमारा सबसे तेज होगा। इसी वजह से जितने भी डिफेंस कंपनी है उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, नितिन गडकरी सर जी का फुल एकदम कमिटमेंट है, जहां जहां तक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग कर सके करूंगा। और सबसे लास्ट है लीगल जजमेंट, कोर्ट के एनी रूल्स रेगुलेशन सिर्फ सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, कोई भी गवर्नमेंट ने पास की ना किया हो, हर एक को मैं फॉलो करना है, उसे हम बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। ये हो गए हमारे डायमेंशन। कोई भी ऑर्डर पास करना, किसी चीज को बैन करवा देना, ये सब कहा जाएगा लीगल। लास्ट टॉपिक पे आते हैं डीमोनेटाइजेशन। हमारे देश में 8 नवंबर एक ऐसा दिन था तो आज तक कोई नहीं भूल पा रहा उस देश में। ये अब धुरंधर मूवी देखना तो इंपॉर्टेंस समझ आई, जरूरी था। देश में काला धन बहुत सारा बढ़ गया था। काले धन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जाली नोट इतनी बढ़ गए थे कि हमें करना पड़ा 500 और 1000 की नोट विड्रॉ कर दी गई। जितनी भी देश में नोटें घूम रही थी, 86% ऑफ जो वैल्यूज थी उसकी वैल्यू रातों रात खत्म हो गई। 86%। इंटेंशन टू कर्ब करप्शन। देश में जो करप्शन या कॉन्ट्रफिट नोट्स जो चल रहा था उसे हमें बंद करना था। 4 स्टेप्स इसमें है। डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई आप कैश, आपने अगर ब्लैक मनी होल्ड किया है तो उस ब्लैक मनी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उस ब्लैक मनी पे आपको पेनल्टी लगेगी। नो टॉलरेंस।
क्लियरली गवर्नमेंट ने बोल दिया अब टैक्स की चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए तो गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद जीएसटी किया, ताकि जो बिजनेसेस ब्लैक मनी पे चल रहा था, कैश में चल रहा था, वो सब बंद हो गया। चैनलाइजिंग, बहुत सारा पैसा बैंक में आया, और जब बैंक्स में बहुत पैसा जमा हुआ तो हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट होने लगा थ्रू म्यूचुअल फंड्स, या बैंक लोगों को देने लगी एज अ लोन। सेविंग्स, लोगों की जो सेविंग्स थी वो कहीं ना कहीं चैनलाइज होने लगी। और लास्ट है डिजिटल, उसी के बाद पेटीएम, गूगल पे, ये सब की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आज तक इसमें सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, अगर आएगा तो प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स और डायमेंशंस, ये दोनों टॉपिक आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।